हाय दोस्तों, आज की कहानी है बहू का सेवा करना सास को भारी क्यों पड़ा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मम्मी चाय। रीता ने विभा को चाय देते हुए ट्रे उनके पास रखी तो उन्होंने पूछा, विनय आ गया? हाँ, अभी आए हैं, फ्रेश हो रहे हैं। आपको और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, विभा ने कहा तो रीता ड्राइंग रूम में आकर विनय के साथ बैठकर चाय पीने लगी। विनय ने रीता को बताया, परसों रीना आंटी आ रही हैं, उनका फोन आया था, जाकर मम्मी को बताता हूँ, वह खुश हो जाएंगी। रीता जानती थी कि रीना आंटी और मम्मी का साथ बहुत पुराना है। दोनों मेरठ में एक ही स्कूल में वर्षों अध्यापिका रही हैं। विभा तो 1 साल पहले रिटायर हो गई थी। रीना आंटी के रिटायरमेंट में अभी 2 साल शेष है। रीता रीना से मेरठ में कई बार मिली है। विभा रिटायरमेंट के बाद बहू बेटे के साथ लखनऊ में ही रहने लगी थी। विनय के साथ साथ रीता भी विभा के कमरे में आ गई। विनय ने माँ को बताया, मम्मी, रीना आंटी किसी काम से लखनऊ आ रही हैं, हमारे यहाँ भी 2 से 3 दिन रहकर जाएंगी। विभा यह जानकर बहुत खुश हो गई। बोली, कई महीनों से मेरठ चक्कर नहीं लगा, चलो अब रीना आ रही है तो मिलना हो जाएगा। मेरठ तो समझो अब छूट ही गया। विनय ने कहा, क्यों माँ, यहाँ खुश नहीं हो क्या? फिर पत्नी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा ठीक से नहीं कर रही है क्या? विभा ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं तो पूरा दिन आराम करते करते थक जाती हूँ। रीता तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके दोनों अपने रूम में आ गए। उनके दोनों बच्चे यश और समृद्धि भी स्कूल से आ चुके थे। रीता ने उन्हें भी बताया, दादी का बेस्ट फ्रेंड आ रही हैं, वह बहुत खुश हैं। रीना आई, उनसे मिलकर सब बहुत खुश हुई। सबको उनसे हमेशा अपनत्व और स्नेह मिला है। मेरठ में तो घर की एक सदस्य की तरह ही थी। वे एक ही गली में रीना और विभा के घर थे। सगी बहनों की तरह प्यार है दोनों में। चाय नाश्ते के दौरान रीना ही ज्यादा बातें करती रही, अपने और अपने परिवार के बारे में बताती रही। मेरठ में वे अपने बहू बेटे के साथ रहती हैं। उनके पति रिटायर हो चुके हैं, लेकिन किसी ऑफिस में काउंटर का काम देखते हैं। विभा कम ही बोल रही थी। रीना ने उन्हें टोका, विभा, तुझे क्या हुआ है? एकदम मुरझा गई है। कहाँ गई वह चुस्ती फुर्ती? थकी थकी सी लग रही है। तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुझे ऐसा ही लग रहा है, विभा ने कहा। मैं क्या तुझे जानती नहीं? दोनों बातें करने लगी तो रीना डिनर की तैयारी में व्यस्त हो गई। वह भी सोचने लगी कि मम्मी जब से लखनऊ आई है बहुत बुझी बुझी से क्यों रहने लगी है। उनके आराम का इतना तो ध्यान रखती हूँ मैं। हमेशा माँ की तरह प्यार और सम्मान दिया है उन्हें, और वे भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। हमारा रिश्ता बहुत मधुर है। देखने वालों को तो अंदाजा ही नहीं होता कि हम माँ बेटी हैं या सास बहू। फिर मम्मी इतनी बोझिल सी क्यों रहती है? यही सब सोचते सोचते वह डिनर तैयार करती रही। डिनर के बाद रीना ने विभा से कहा, चल थोड़ा टहल लेते हैं। टहलने का मन नहीं, चल मेरे रूम में, वहीं बैठकर बातें करेंगे। विभा ने कहा, विभा, तुझे क्या हो गया है? तुझे तो आदत थी ना खाना खाकर इधर उधर टहलने की। आंटी, अब तो मम्मी ने घूमना टहलना सब छोड़ दिया है, बस डिनर के बाद टीवी देखती हैं, रीता ने रीना को बताया तो विभा मुस्कुरा भर दी। मैं यह क्या सुन रही हूँ विभा? रीना, मेरा मन नहीं करता भाई, मैं तुम्हारे साथ रूम में घुसकर बैठने नहीं आई हूँ। चुपचाप टहलने चल और कल मुझे लखनऊ घुमा देना, थोड़ी शॉपिंग करनी है। बहू ने चिकन के सूट मंगाए हैं, रीता ने कहा।
आप मेरे साथ चलना आंटी, मम्मी के पैरों में दर्द रहता है, वो आराम कर लेंगी। अगले दिन रीना विभा को जबरदस्ती लेकर बाजार गई। दोनों लौटी तो खूब खुश थी। विभा भी रीता के लिए एक सूट लेकर आई थी। डिनर के बाद भी रीना विभा को घर के पास बने गार्डन में टहलने ले गई। विभा बहुत फ्रेश थी। रीता को अच्छा लगा। विभा का बहुत अच्छा समय बीता था। विभा को लेकर रीना बहुत चिंतित थी। वह चाहती थी कि विभा पहले की तरह ही चुस्त दुरुस्त हो जाए, पर यह इतना आसान न था। जिस दिन रीना को वापस जाना था, वह रीता से बोली, बेटा कुछ ज़रूरी बातें करनी है तुमसे। कहिए ना आंटी, मेरे साथ गार्डन में चलो, वहाँ अकेले में बैठकर बातें करेंगे। दोनों घर के सामने बने गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठ गई। रीता, विभा बहुत बदल गई है। उसका यह बदलाव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ आंटी, मम्मी बहुत डल हो गई हैं यहाँ आकर, जबकि मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ। उन्हें कोई काम नहीं करने देती, कोई जिम्मेदारी नहीं है उन पर। फिर भी पता नहीं क्यों दिन पर दिन शिथिल सी होती जा रही हैं। यही तो गलती कर दी तुमने बेटा। तुमने उसे सारे कामों से छुट्टी देकर उसके जीवन के उद्देश्य और उपयोगिता को ही खत्म कर दिया। अब वह अपने आप को अनुपयोगी मानकर अनमनी सी हो गई है। उसे लगता है कि उसका जीवन उद्देश्यहीन है। मुझे पता है तुम तो उसके आराम के लिए ही सोचती हो, लेकिन हर इंसान की ज़रूरतें, इच्छाएं अलग होती है। किसी को जीवन की भागदौड़ के बाद आराम करना अच्छा लगता है, तो किसी को कुछ काम करते रहना अच्छा लगता है। विभा तो हमेशा से ही बहुत कमरठ रही है। मेरठ से रिटायर होने के बाद भी वह हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहती थी। वह जिम्मेदारियां निभाना पसंद करती है। ज़्यादा टीवी देखते रहना तो उसे कभी पसंद नहीं था। कहती थी सारा दिन टीवी वही बड़े बुजुर्ग देख सकते हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता। मेरे पास तो बहुत काम है और मैं तो अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। जीवन से भरपूर अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखने वाली अब अपने कमरे में चुपचाप टीवी देखती रहती हैं। विनय जब 10 साल का था, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। विभा ने हमेशा घर बाहर की हर जिम्मेदारी संभाली है। वह अभी तक स्वस्थ रही है। मुझे तो लगता है किसी ना किसी काम में व्यस्त रहने की आदत ने उसे हमेशा स्वस्थ रखा है। तुम धीरे धीरे उस पर फिर से थोड़े बहुत काम की जिम्मेदारी डालो, जिससे उसे लगे कि तुम्हें उसके साथ की उसकी मदद की ज़रूरत है। रीता, इंसान तन से नहीं मन से बूढ़ा होता है। जब तक उसके मन में काम करने की उमंग है, उसे कुछ ना कुछ करते रहने दो। तुमने आप आराम कीजिए, मैं कर लूँगी कहकर उसे एक कमरे में बिठा दिया है। जबकि विभा के अनुसार तो जीवन लगातार चलते रहने का नाम है। उसे अब अपना जीवन ठहरा हुआ गतिहीन लगता है। तुमने मेरठ में उसकी दिनचर्या देखी थी ना, हर समय कुछ ना कुछ काम, इधर से उधर जाना, टहलना, घूमना, कितनी चुस्ती थी उसमें। मैं ठीक कह रही हूँ ना बेटा? हाँ आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अब आप देखना, अगली बार मिलने पर मम्मी आपको कितनी चुस्त दुरुस्त दिखेंगी। रीना मेरठ वापस चली गई। रीता विभा के कमरे में जाकर उन्हीं के बेड पर लेट गई। विभा टीवी देख रही थी। वह चौंक गई। क्या हुआ बेटा? मम्मी, बहुत थक गई हूँ, कमर में भी दर्द है, दवा दूँ बेटा? नहीं मम्मी, अभी तो बाजार से घर का कुछ ज़रूरी सामान भी लाना है। विभा ने पल भर रीता को देखकर कुछ सोचा, फिर कहा, मैं ला दूँ? आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? रीता धीमे से बोली। अरे नहीं, परेशानी किस बात की? तुम लिस्ट बना दो, मैं अभी कपड़े बदल कर बाजार से सारा सामान ले आती हूँ।
कहकर विभा ने फटाफट टीवी बंद किया, अपने कपड़े बदले, रीता से लिस्ट ली और पर्स संभाल कर उत्साह और जोश के साथ बाहर निकल गई। विनय आया तो रीता ने उसे रीना आंटी से हुई बातचीत के बारे में बताया। उसे भी रीना आंटी की बात समझ में आ गई। उसने भी अपनी मम्मी को हमेशा चुस्त दुरुस्त देखा था। वह भी उनके जीवन में आई निराशा को लेकर चिंतित था। 1 घंटे बाद विभा लौटी। उनके चेहरे पर ताजगी थी, थकान का कहीं नामो निशान नहीं था। मुस्कुराते हुए बोली, आज बहुत दिनों बाद खरीदा है, देख लो कहीं कुछ रह तो नहीं गया। रीता सामान संभालने लगी तो विभा ने पूछा, तुम्हारा दर्द कैसा है? थोड़ी ठीक है। इतने में विनय ने कहा, रीता आज खाने में क्या बनाओगी? अभी सोचा नहीं। विनय ने कहा, मम्मी आज आप अपने हाथ की रसेदार आलू की सब्जी खिलाओ ना, बहुत दिन हो गया। विभा चाहक उठी, अरे अभी बनाती हूँ, पहले क्यों नहीं कहा? मम्मी आप अभी बाजार से आई हैं, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर बना दीजिएगा। रीता ने कहा तो विभा ने किचन की तरफ जाते हुए कहा, अरे आराम कैसा, मैंने किया ही क्या है। विनय ने रीता की तरफ देखा। विभा को पहले की तरह उत्साह से भरे देखकर दोनों का मन हल्का हो गया था। वह हैरान भी थी और खुश भी कि सुस्त रहने वाली माँ कितने उत्साह से किचन की तरफ जा रही थी। रीता सोच रही थी कि आंटी ने ठीक कहा था, जब तक मम्मी स्वयं को थका हुआ महसूस न करें तब तक उन्हें बेकार ही इस बात का एहसास कराकर कुछ काम करने से नहीं रोकना चाहिए था। जबरदस्ती आराम नहीं करवाना चाहिए था। अच्छा तो यही है कि मम्मी अपनी रुचि का काम करके अपने आप को व्यस्त और खुश रखे और जीवन को उत्साह से जिए। उनका व्यक्तित्व हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण व उपयोगी है। यह एहसास उन्हें करवाना ही है। रीता ने अपने विचारों में खोए हुए किचन में जाकर देखा। पिछले 6 महीने से कभी कमर कभी पैर दर्द बताने वाली माँ के हाथ बड़ी तेजी से चल रहे थे। वह चुपचाप किचन से मुस्कुराती हुई बाहर आ गई।